नाबालिग काम वाली। मीरा का एक खुशहाल परिवार था जिसमें उसका पति संजय, बेटे नरेश और यश, बड़ी बहू सोनम और बेटी काजल साथ रहते थे। हर सुबह में रोज की हलचल होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था क्योंकि सविता बाई आज काम पर नहीं आई थी। एक दिन नहीं आई, पूरा घर जैसे हिल गया हो। कंधे में दर्द ही हो गया है मम्मी जी, ये झाड़ू मेरी दुश्मन बन गई आज तो। अरे यार, आज फिर से अपने कपड़े मुझे ही प्रेस करने पड़ेंगे। सविता आई होती तो सब काम मशीन की तरह निपट जाता। मीरा टिफिन पैक करती है और सोनम सब्जी के लिए प्याज काटने लगती है। तभी काजल पानी का जग लेकर आती है तो सोनम कहती है, आज तो नाश्ता बनाते बनाते खुद का नाश्ता बन गया। सच कहूं तो अब समझ में आया, काम वाले के बिना घर जंगल बन जाता है। जंगल नहीं बेटा, बिना रानी का महल, जहां हर कोई नौकर बन जाता है। कल ऑफिस में मीटिंग है, यहाँ झाड़ू पोछा करके जो हालत है समझ में नहीं आ रहा, वहां कैसे चमकूंगी। बस बेटा, कल सविता आ जाए तो चैन की सांस आ जाएगी सबको। मीरा रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम में आती है और सेंटर टेबल साफ करने लगती है। कल तो उसे बोल दीजिएगा कि 2 दिन की छुट्टी 1 दिन में ही काट ले, क्योंकि 1 दिन ये हाल है तो न जाने 2 दिन में क्या से क्या हो जाए। सविता को गायब देखकर तो फ्रिज भी उदास लग रहा है। सही कह रही हो सोनम, मैं बोलूंगी जरूर, लेकिन पहले पूछना भी पड़ेगा उससे कि सब ठीक है या नहीं। हाँ मम्मी जी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सविता बिना प्रॉब्लम के कभी छुट्टी नहीं लेती। कुछ देर के लिए तीनों चुप हो जाती है। तभी काजल मजाक में कहती है, क्या पता सविता को किसी फिल्म की शूटिंग में रोल मिल गया हो। हाँ, काम वाली कम सुपर वुमन ज्यादा लगती है वो। सच कहूं तो सविता ना हो तो घर की रीढ़ ही गायब लगती है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ फिर अपने अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन सविता आती है। मीरा और सोनम तुरंत सविता से बोल पड़ते हैं, अरे सविता तू आ गई, सब ठीक है ना? कल तो तेरे बिना घर का हाल बेहाल हो गया था। सविता चप्पल उतारते हुए अंदर आती है और सीधा किचन की तरफ बढ़ती है। अरे क्या बताऊं मेम साहब, मर्द बीमार पड़ा था, पूरे दिन घर का माहौल अस्पताल जैसा हो गया था। अरे पर तूने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मेम साहब, मोबाइल तो मेरे मर्द के तकिए के नीचे दबा पड़ा था, फोन तो साइलेंट मोड पर चला गया था। चल अब तू आ गई है ना, लग रहा है घर में फिर से ऑक्सीजन आ गई। एक बात बोले क्या मेम साहब? हाँ बोलना सविता, क्या बात है? मैं बाई नहीं है मेम साहब, चलती फिरती सर्विस प्रोवाइडर है। एक दिन गायब क्या हुई, सबका सिस्टम डाउन हो गया है। मीरा और सोनम सविता की बातों पर मुस्कुराती है। घर फिर से अपनी रफ्तार में आता है। तभी मीरा बोलती है, तू ना हो तो सच में कुछ भी सही से नहीं चलता। सही पकड़ी मेम साहब, मैं ना हूं तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। पर देख, अगली बार छुट्टी लेनी हो ना तो किसी अपने जैसे को भेज देना। मेम साहब, मेरे जैसे लोग ना रोज नहीं बनते, मैं है क्लासिक एडिशन। डुप्लीकेट भेजा तो आधा घर सफाई से छूट जाएगा। तू भी ना सविता, तेरे नखरे कम नहीं है। नखरे नहीं है मेम साहब, ये स्टाइल है। झाड़ू पोछे के साथ थोड़ा एटीट्यूड फ्री में आता है। इधर सविता आटा गूंथते हुए गुनगुना रही थी, उधर सोनम और मीरा फिर से अपने काम में लग जाती हैं। देख सविता, अब सीरियसली बोल रही हूँ, अगर मजबूरी हो तो पहले से बता देना, हम सब प्लान बना लेंगे। मेम साहब, अगली बार छुट्टी लेगी तो किसी न किसी को भेज देगी बस। अरे बस, वो आ जाए, पर तू हर दिन आना सविता। मैं जानती है मेम साहब, मेरे बिना घर की हवा भी सूनी लगती है आप लोगों को। सविता के लौटते ही घर में फिर से वही पुरानी ऊर्जा लौट आई थी, जैसे घर को अपनी धड़कन वापस मिल गई हो। कुछ हफ्ते बीतते हैं। मीरा मार्केट में सब्जी के भाव पूछ रही थी। तभी मीरा के फोन की घंटी बजती है। हाँ सविता, सब ठीक है ना? मेम साहब, कल मैं काम पे नहीं आएगी। ओहो, फिर से अब क्या हुआ? मेम साहब, थकान सी लग रही है, हल्का बुखार भी है। अगर मैं आई ना तो 1 दिन की जगह 4 की छुट्टी करनी पड़ जाएगी। ऐसी मजाक बाद में करना, तबीयत का ध्यान रख। लेकिन फिर कल का काम कौन करेगा? वही बताने को फोन किया मेम साहब। देखो, मेरी छोटी वाली पिंकी है ना, 17 की हो गई है, अब थोड़ा बहुत काम जानती है। 1 दिन के लिए भेज दो क्या उसे? देख, अभी तो मैं मार्केट में हूँ, पहले घर जाके सबसे बात कर लूं। मेम साहब, भरोसा रखो, पिंकी कोई आम बच्ची नहीं है, वो मेरी टर्निंग में बड़ी हुई है। देख सविता, वो अभी नाबालिग है, तू जानती है ना, ऐसे बच्चों से काम करवाना कानूनन ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ मेम साहब, लेकिन 1 दिन की बात है ना, और तंगी भी है घर में, ऊपर से दवाई का खर्चा। ठीक है,
मैं कुछ बोलने से पहले घर में बात कर लेती हूँ, फिर तुझे कॉल करती हूँ। फोन करते ही मीरा सब्जियों का झोला उठाकर तेज कदमों से घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचती ही वो सीधे हॉल में संजय और नरेश के पास जाती है। सुनिए, अभी सविता का फोन आया था। क्या हुआ अब, फिर से छुट्टी? हाँ, उसकी तबीयत खराब हो गई है तो कल नहीं आएगी। तो फिर एक दिन तो झेल ही लेंगे माँ। अरे वो पूछ रही थी कि वो अपनी बेटी पिंकी को भेज दे क्या एक दिन के लिए। क्या? उसकी बेटी तो अभी छोटी है, नाबालिग है ना वो। हाँ वही तो, 17 साल की है बस। वैसे माँ, अगर सिर्फ एक दिन की बात है और पिंकी जानती है कैसे करना है तो शायद बुलाना बुरा ना हो, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि वो बच्ची है। संजय थोड़ा सोचता है, फिर मीरा से कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कोई मजाक है क्या? बच्ची है वो, उसकी उम्र खेलने खाने की है, झाड़ू पोछा करने की नहीं। मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन सविता बहुत मजबूरी में थी। अस्पताल का खर्च, घर चलाना, ऊपर से उसकी तबीयत। देखो माँ, ना तो मैं पूरी तरह हाँ में हूं ना में। अगर तुम और पापा दोनों को लगे कि सही है तो ठीक है, वरना मना कर दो। मीरा चुप हो जाती है। उसे नरेश के जवाब में उलझन और संजय की बातों में भी सच्चाई दिखती है। वो झोला किचन में रखती है और वहीं रुक जाती है। कुछ सोच रही थी, तभी संजय कहता है, मेरा हमारा फर्ज सिर्फ घर चलाना नहीं है, समाज को भी देखना है। अगर किसी ने देख लिया कि नाबालग लड़की से काम करवा रहे हैं तो नाम भी जाएगा और इंसानियत भी। आपकी बात बिल्कुल सही है। अपने फायदे के लिए छोटी सी बच्ची को बुलाना सही नहीं है। शाम हो चुकी थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। तभी मीरा फोन उठाकर सविता को कॉल करती है। हाँ सविता, मीरा बोल रही हूँ। हाँ मेम साहब बोलो, भेज दो क्या पिंकी को सुबह में? नहीं सविता, रहने दे, बच्ची को मत भेज। जो होगा हम खुद संभाल लेंगे। अच्छा मेम साहब, जैसा आप ठीक समझो। उसका बचपन काम में नहीं, किताबों में होना चाहिए। फोन करते ही मीरा एक लंबी सांस लेती है। अगले दिन घर की तीनों औरतें काम पर लग जाती हैं। तभी मीरा का फोन बजता है। हाँ रानी बोल। अरे सुन मीरा, संडे को हम सब आ रहे हैं तेरे घर। मैं, विजय और देव, सबका मूड है मिलने का। संडे मतलब परसों? हाँ, दोपहर का खाना पक्का समझ। तेरे हाथ की खीर खाए जमाना हो गया। ठीक है, देखती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। तो हम बस जल्द आ रहे हैं, तुझे तो सब आता ही है। चल रखती हूँ, बाय। फोन करते ही मीरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो मन ही मन गिनती करने लगती है। इतना काम है, बर्तन, खाना, झाड़ू पोछा, और सबसे बड़ी बात सविता छुट्टी पर है, न जाने कब आएगी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई परेशानी? अरे रानी का फोन था, संडे को पूरे परिवार के साथ आ रही है। अरे वाह, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? अरे बहू, रानी, विजय और देव तीनों एक साथ आ रहे हैं। इतना सारा काम है, ऊपर से सविता की छुट्टी है। तो आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, चलिए सविता के घर चलते हैं। क्यों? सविता से सीधे सीधे बात करते हैं, शायद वो किसी और को भेज सके या खुद आ जाए तो बेहतर होगा। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार उस पर दबाव डालना। मम्मी जी, हम दबाव नहीं डालेंगे, बस बात करेंगे। हो सकता है उसकी हालत सुधर गई हो और वो भी आ जाए। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मीरा सोनम की बात पर चुप हो जाती है। किचन की खामोशी में सिर्फ बर्तनों की आवाज गूंजती है। ठीक है, आज दोपहर के बाद चलते हैं सविता के घर, देखते हैं क्या कहती है वो। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। मीरा हल्के से मुस्कुराती है, फिर सोनम के साथ सविता के घर की ओर रवाना हो जाती है। छोटे से चौल के बाहर खड़ी मीरा दरवाजा खटखटाती है। अरे रे मेम साहब, आप लोग इधर, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है सविता, 2 दिन बाद घर में मेहमान आ रहे हैं। हमने सोचा तुमसे बात कर लें, रविवार के दिन काम बहुत बढ़ जाएगा ना। अरे अंदर आओ मेम साहब, खड़े खड़े क्या ही बात होगी। बैठो ना, बैठो, कुर्सी पे बैठो। पिंकी, पानी ला रहे जरा। मीरा और सोनम चुपचाप बैठ जाती हैं। सविता पंखा मीरा और सोनम की तरफ घुमा देती है। सविता, तुमने कहा था तुम्हें बुखार है, अब कैसी है तबीयत? अरे मेम साहब, बुखार तो है, पर टेंशन न को लेने का। ये सविता है ना, फौलाद की बनी है, बुखार खांसी तो आते जाते रहते। पर तबीयत ठीक ना हो तो मत आना, हम समझ सकते हैं। अरे समझती क्या है रे मेम साहब, काम तो काम होता है। दवाई ले लेके पेट खराब हो गया, ऊपर से पैसे भी उड़ गए। अब खाली पीली दवाई का खर्चा नहीं बढ़ाना मेरे को। मीरा और सोनम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे दोनों समझ रही हो कि अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पर एक बात बोलती है मेम साहब, अब की बार में अकेले नहीं आएगी, पिंकी को भी साथ लेकर आएगी।
काम भी बटेगा, मैं थोड़ा आराम भी कर लेगी। सविता, वो तो नाबालिग है अभी, हम नहीं चाहते कि बच्ची पर काम का बोझ पड़े। अरे मेम साहब, बोझ नहीं है, वो काम सीख रही है। बड़ा घर देखेगी तो दुनियादारी समझेगी। अब हर बार बुखार में मेज तोड़ेगी तो कैसे चलेगा। देखिए मम्मी जी, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है सविता, पर पिंकी से सिर्फ हल्का फुल्का काम करवाना, ज्यादा बोझ ना पड़े उस पर। अरे मेम साहब, मेरी पिंकी तो हवा से भी तेज है। झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन सब झक्कास करेगी, झक्कास। मीरा और सोनम मजबूरी में हामी भर देती हैं। दोनों उठकर सविता से विदा लेकर बाहर आती हैं। देखते ही देखते रविवार भी आ जाता है और घर में एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो जाती है। अरे रानी, आ गए तुम लोग, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तू भी ना मीरा, हर बार ऐसी ही कहती है। उधर किचन में पिंकी और सविता दोनों काम में जुटी होती हैं। पिंकी उम्र में भले छोटी हो, लेकिन काम में किसी से कम नहीं होती। अरे चटपट हाथ चला रही मेम साहब, लोगों के सामने हमको चमकने का है। हो जाएगा मम्मी, आप चिंता मत करो। डाइनिंग टेबल पर लजीज खाना सज चुका था। रानी की फैमिली खाना खा रही थी और बार बार तारीफ कर रही थी। मीरा, इतना स्वादिष्ट खाना, और देख घर भी कितना चमक रहा है। एकदम होटल जैसी सफाई। किसने किया ये सब? इस बार तो क्रेडिट जाता है हमारी नई असिस्टेंट पिंकी को। पिंकी? वो कौन? सविता की बेटी है, कल ही आई थी। आज पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई और देखो कितना अच्छा काम किया है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रानी और उसका परिवार मीरा से विदा लेते हैं। घर फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। सब थके हुए लेकिन संतुष्ट होते हैं। ड्राइंग रूम में बैठा मीरा और परिवार आपस में चर्चा कर रहा है। माँ, सच कहूँ तो पिंकी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया। हाँ, और बड़ी सफाई से, कोई चीज उल्टी पुल्टी नहीं रखी। सच में मुझे तो लगा कि कोई नया आया है घर में। और माँ, उसने किसी भी बात में टाल मटोल नहीं की, समझदारी से काम लिया। देखो, मैं अब भी यही मानता हूँ कि उम्र से पहले जिम्मेदारी ठीक नहीं है। लेकिन अगर पिंकी खुद ये करना चाहती है और उसे सीखना भी है तो सविता को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी ना। तो फिर हम सबकी सहमति है कि पिंकी को काम पर रख लिया जाए। हाँ, पर उसके काम का भुगतान ठीक से होना चाहिए। सविता को कह दो उसका हिस्सा बढ़ा ले। मीरा और सोनम रसोई में जाकर सविता से कहती हैं, सविता, आज का काम देखकर हम सब तो दंग रह गए भाई। बोला था ना भीम साहब, मेरी पिंकी है ही जैसी, झाड़ू भी डांस करते हुए लगाती है। हमने सोचा है पिंकी को नियमित काम पर रख लेते हैं और तुम्हारी पगार भी थोड़ी बढ़ा देंगे। अरे मेम साहब, आप लोग ने तो दिल ही जीत लिया। अब मेरी पिंकी भी कमाएगी, मैं भी चैन से जिएगी। बस एक बात ध्यान रखना, उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। हाँ हाँ मेम साहब, आप तो जान है हमारी। पिंकी की मेहनत ने सबका दिल जीत लिया था। अब घर में सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की रोशनी भी बसी थी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी मेहनत को आदत समझ लिया गया। परिवार के लोग उससे जरूरत से ज्यादा काम लेने लगे, ये भूलते हुए कि वो भी अभी एक बच्ची है। पिंकी, मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना ला, सर में दर्द हो रहा है। जी मैम साहब, अभी लाती हूँ। पिंकी, चाय के बाद मेरे लिए आलू छिल देना, फिर आटा भी गूंथ लेना, टाइम नहीं है मेरे पास। जी भाभी। पिंकी फुर्ती से जैसे ही दोनों काम निपटाती है, तुरंत काजल अपने कमरे से चिल्लाती है, अरे पिंकी, मैंने स्कार्फ कहाँ रख दिया? कॉलेज जाने में लेट हो जाऊंगी, जल्दी ढूंढ दे। अभी देखती हूँ दीदी। पिंकी, मेरे लिए पानी ले आ ठंडा वाला, और रिमोट भी साथ में ले आना। पिंकी जैसे तैसे फटाफट सारे काम को निपटाने की कोशिश करती है। वो सांस भी नहीं ले पाती कि संजय पिंकी को आवाज लगाता है, पिंकी, मेरी शर्ट जो प्रेस की थी किधर रखी है? निकाल के दे जरा। पिंकी, जरा मेरे जूते ब्रश कर देना, बाहर मीटिंग में जाना है। पिंकी चुपचाप एक के बाद एक सबकी बातें सुनती है। हर आवाज उसके लिए एक हुक्म की तरह होती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है, कपड़े पसीने से भीग चुके होते हैं, पर किसी की नजर उसकी हालत पर नहीं पड़ती। पिंकी मन में बुदबुदाती है, बस एक दिन की बात थी, अब तो रोज रोज लगता है मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। अब तो इन्हें नजर में भी नहीं आ रहा कि मैं एक बच्ची हूँ। दोपहर ढलने को थी और अब तक पिंकी चाय बना चुकी थी। बर्तन मांज दिए थे, झाड़ू पोछा भी कर दिया था, उसने सब्जी भी काट ली थी और साथ ही कपड़े भी धो दिए थे, पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। पिंकी, ये ले 500 रुपए, बाजार से कुछ सामान ले आना और लौटते वक्त सीधा घर आना। जी मैम साहब।
पिंकी ने झोला संभाला और दौड़ती हुई बाजार निकल गई। बाहर गर्मी, भीड़ और तेज धूप थी। लौटते वक्त पिंकी को पता ही नहीं चला कब उसके हाथ से नोट फिसलकर गिर गया। मेम साहब, ये रहा सामान और ये बचे हुए पैसे। ये क्या, 150 रुपये ही वापस दिए? मैंने तो 500 दिए थे, बाकी के पैसे कहाँ गए? मुझे नहीं पता, दुकान वाले ने इतने वापस किए। इतने ही वापस किए या तूने चोरी कर लिया? मम्मी जी, एक बार दुकान वाले से पूछ लो ना, हो सकता है उसने कम पैसे लौटाए हो। अभी पूछती हूँ। मीरा दुकान पर फोन लगाती है। भैया, मैंने अभी एक छोटी बच्ची भेजी थी दुकान पे 500 रुपये देके, आपने शायद कम पैसे वापस किए हैं। जी बहन जी, आपने 500 दिए थे, सामान 160 का था, मैंने बाकी 340 रुपए वापस कर दिए थे। अब ये लड़की मुझे उल्लू बना रही है, चोरी करेगी मेरे घर में। गुस्से में तपती मीरा ने तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया, पर उसे नहीं पता था कि पुलिस अकेली नहीं आएगी। आधे घंटे बाद दरवाजे पर पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारी मीरा के घर पहुंचते हैं। किसने फोन किया था कि किसी नौकरानी ने पैसे चुराए? मैंने। इस लड़की ने पैसे चुराए। लड़की की उम्र क्या है? 17 शायद। आपको पता है 18 से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है। ये चाइल्ड लेबर एक्ट का उल्लंघन है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई और पूरा परिवार चुपचाप खड़ा था। सबको पहली बार समझ में आया कि जो वो कर रहे थे दरअसल कानूनन एक अपराध था। आपके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और बच्चे को तुरंत काम से हटाया जाएगा। हमने जानबूझकर नहीं किया। अज्ञानता कोई बहाना नहीं होती, मासूमियत का फायदा उठाना अपराध है। पिंकी को उसकी मां सविता अपने साथ ले गई। मीरा और उसके परिवार को समझ आया कि कभी कभी घर की सफाई से पहले सोच और नीयत की सफाई जरूरी होती है।